स्वागत है आप सभी के प्यारे विद्यार्थियों हमारी रेनबो ऑनलाइन क्लासेज पर। प्यारे विद्यार्थियों, जो हम देखेंगे क्लास 10th के एसएसटी में एग्जाम में आने वाले हिस्ट्री के 20 मार्क्स के क्वेश्चनों को 20 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, इसको हम कवर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों वन शॉट रिवीजन में, ताकि आप अच्छे अंकों से पास हो एग्जाम में। तो चलो प्यारे विद्यार्थी शुरुआत करते हैं चलो विद्यार्थी शुरू करते हैं आज की इस क्लास की। इस क्लास में हम देखेंगे हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन। तो एक बार आप क्लास को जरूर देखें प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आपको मैं समझा दूँ हर चीज़ को, और हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग हो तो भी उसको मैं आपको सही करवा दूँ। फिर आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि हमारे चैनल के नेम से सेम नेम से रजिस्टर्ड है। चलो शुरुआत करते हैं प्यारे विद्यार्थियों इतिहास में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है प्यारे विद्यार्थियों, या तो वन लाइनर में आ जाएगा आपका, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, तीन ऐसे करके ऑब्जेक्ट टाइप भी आपका हो सकता है। तो बस आपको क्या करना है, हिस्ट्री में जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो उसको एक बार समझ लेना है, जो मैं भी आपको समझा रहा हूँ ना उस चीज़ों को समझ लेना है। फिर आप पीडीएफ को पढ़ना, ताकि आप क्या कर सकते हैं, आराम से एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो चलो शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी बनो, अगर आपने इन पॉइंटों को समझ लिया तो उस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इतिहास के नंबर 1 लेसन को, जो कि है हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप और भारत में राष्ट्रवाद। एक से लगाकर 27 पॉइंट बने इसमें मना ही है। तो देखने इस बात देखते हैं। सबसे पहले मैंने पॉइंट दिया जनमत संग्रह। क्या दिया है प्यारे विद्यार्थियों, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है, ये एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए क्षेत्र के लोग किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। तो क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, जनमत संग्रह कहलाता है। मैंने कहा आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और मेरी हर एक बात को समझना। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ कि जनमत संग्रह क्या, मैंने यहाँ पे क्या हेडिंग लगाई, जनमत संग्रह। तो एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए क्षेत्र के लोग किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, तो जनमत संग्रह कहलाता है। अब वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है जनमत संग्रह के बारे में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जनमत संग्रह होता क्या है, तो आप इसका जवाब दे देंगे आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने लिखा है कल्पना नोक यूटोपिया क्या है। तो कल्पना नोक यूटोपिया क्या होता है, आपको पता है कि एक ऐसे समाज की कल्पना होती है जिसका साकार होना लगभग लगभग असंभव होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कल्पना नोक कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। फिर हमने लिखा है जालवराइन क्या होता है। तो 1834 में परसा की पहल पर स्थापित एक शुल्क संघ था। ये जालवराइन क्या था, जालवराइन क्या था, एक शुल्क संघ था प्यारे विद्यार्थियों। ड्यूक मेटरनिख, तो आपको पता होगा ड्यूक मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर जिसने वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी, ये वही ड्यूक मेटरनिख है जिसने क्या किया था, वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी प्यारे विद्यार्थियों। फिर बात करते हैं नारीवाद क्या होता है। तो स्त्री पुरुष के समानता के आधार पर महिलाओं के अधिकारों को बोध करता, वो क्या है, वो नारीवाद है। वो नारीवाद को फॉलो करता है। इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन कब हुई थी, तो 1688 में संसद ने राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। कब छीनी थी वो ताकत, 1688 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो प्रथम गणतांत्रिक क्रांति 1789 में शुरू हुई थी। नेपोलियन को हराने वाली ताकतें कौन कौन थी, नेपोलियन को हराने वाली ताकतें भी तो याद रखनी है आपको, नेपोलियन को हराने वाली ताकतें कौन कौन थी। तो वो थी हमारी ब्रिटेन, रूस, परसा और इसके साथ थी ऑस्ट्रिया। और ये कब हुआ था सारा, 1815। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जूसेफ मैजिनी कौन था, जूसेफ मैजिनी, तो ये थे लिंगुरिया क्रांति के कारण 24 वर्ष की आयु में बहिष्कृत किए थे। लिंगुरिया क्रांति से इसका संबंध था प्यारे विद्यार्थियों, 24 एज की आयु में उन्होंने क्या कर दिया, बहिष्कृत किया था इनको। ब्रिटेन का राष्ट्रगान क्या है, तो गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये ब्रिटेन का राष्ट्रगान है। टूटी हुई बेड़ियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, किसका प्रतीक है टूटी हुई बेड़ियाँ भाई, टूटी हुई बेड़ियाँ किसका प्रतीक है, ये आपके आज़ादी मिलने का प्रतीक है। वियना की संधि कब हुई थी, वर्ष 1815 में हुई थी। जर्मेनिया क्या है, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक रूप क्या है, जर्मेनिया। गांधी जी की वापसी कब हुई थी, जो जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे गांधी जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था ये। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, करो या मरो का। अब इस एक पॉइंट में 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। एक बात मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, कि सामाजिक में जो क्वेश्चन आपको पता है नंबर कहाँ करते हैं, जो छोटा वाला नहीं आते ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन, उसी में नंबर कट जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बाकी दूर वालों में करना दूर की बात है, इसलिए सामाजिक में नंबर कम आते हैं। अगर आप एसएस में ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन को और वन लाइनर को ढंग से और खाली को ढंग से कर लेते हैं, तो बड़े क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं, भाई पढ़ के जाओ तो सिंपल सी बात है, बड़े क्वेश्चन आप कर लेंगे, छोटे वाले भी कर लेंगे, लेकिन छोटे वाले में समझ आती है क्योंकि थोड़ा सिलेबस लेंथी होता है। तो आप छोटे वाले क्वेश्चन अगर ढंग से कर लेते हैं, तो बड़े वाले क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप पढ़ के वैसे भी गए होंगे तो आप आराम से कर लेंगे, तो आप अच्छे अंक हासिल इसमें
कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके रिजल्ट में परसेंटेज डाउन नहीं होंगे प्यारे विद्यार्थियों। चलो आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन। असहयोग आंदोलन की वापसी कैसे हुई थी प्यारे विद्यार्थी? आपको पता है असहयोग आंदोलन वापस कैसे लिया गया था? तो 1922 में जब चोरा चोरी की घटना के कारण महात्मा गांधी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ये आंदोलन ये समाप्त कर देते हैं। फिर साइमन कमीशन भारत आता है, वो कब आता है? 1928 में भारत आता है, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका क्या हुआ था, इसका पता आपको, इसका विरोध हुआ था साइमन कमीशन में। तो आपको पता लग गया क्यों विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। और कब आया था भारत में? तो 1928 में ये भारत पहुंचा था। अब बात करते हैं हिंद स्वराज पुस्तक की, तो आपको पता होगा महात्मा गांधी ने लिखी थी हिंद स्वराज पुस्तक। अब बात करते हैं अवध किसान आंदोलन की, तो बाबा रामचंद्र ने इसका नेतृत्व किया था, अवध का किसान आंदोलन जो हुआ था। फिर बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो साबरमती से दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। वंदे मातरम की रचयिता कौन है भाई? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी भाई? तो 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा गठित एक दल है ये दलित वर्ग एसोसिएशन। स्वराज पार्टी, तो आपको पता होगा फिर स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू और चिंतन दास ने स्थापित की थी। इस बात को आप इंपॉर्टेंट याद रख लें कि स्वराज पार्टी को मोतीलाल नेहरू और चिंतन दास ने स्थापित की थी। पुनः पैक्ट क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, इसे पुनः पैक्ट के नाम से जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह क्या है? तो बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए हुआ ये एक आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह। अब आगे बढ़ते हैं, भूमंडलीकृत विश्व और अर्थव्यवस्था। अब हम इस पार्ट क्वेश्चन लेंगे। इस पार्ट ये एक लेसन है आपका, पता होगा आपको विद्यार्थी, भूमंडलीकरण विश्व और अर्थव्यवस्था। तो 28 से 50 तक मैंने इसके पॉइंट्स बनाए। इसमें आएगा ब्रिटेन वुड्स स्थान, ये कहाँ पे स्थित है भाई? ब्रिटेन वुड्स स्थान ये आपको पता होगा यूएसए में, अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। वीएस नॉइफॉल, साहित्य का नोबेल पुरस्कार करने वाले प्रसिद्ध लेखक कौन थे भाई? वीएस नॉइफॉल थे। साहित्य में ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध लेखक हमारे कौन थे? नॉइफॉल थे, वीएस नॉइफॉल। द्वितीय विश्व युद्ध कितने साल चला प्यारे विद्यार्थियों? तो वो चला 1939 में शुरू हुआ था और 1945 से चला, यानी कि इसकी अवधि क्या रही? कुल 6 साल, 6 साल चला है कुल। आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1944 में हुआ था। IMF ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक, तो युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए स्थापित क्या हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? विश्व बैंक स्थापित हुई, जो कि आज तक कार्यरत है। महामंदी का प्रभाव किस पे दिखा भाई? तो सबसे भयंकर गिरावट अमेरिका की अर्थव्यवस्था में आई थी। महामंदी का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ दिखा? अमेरिका में दिखा। सिल्क रूट क्या होता है? रेशम मार्ग। सिल्क रूट क्या था भाई? ये रेशम मार्ग था एक, देखो इसको दो प्रकार से देखना। सिल्क रूट क्या था? इसको रेशम मार्ग था, इसको ध्यान रख लो। एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाला सबसे प्राचीन मार्ग यही था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीएस नॉइपॉल को नोबल, अभी मैंने कहा था वीएस नॉइपॉल को साहित्य पुरस्कार मिला था, और ये कब मिला था? ये मिलता 2001 में सम्मानित किया गया था। कब किया गया? 2001 में। फिर बात करते हैं वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी। वैश्वीकरण क्या होता है? तो विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। फिर बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की, WTO की, तो 1995 में स्थापित हुआ था ये। अब पढ़ लेते हैं उदारीकरण। तो उदारीकरण क्या है? उदारीकरण सरकार द्वारा व्यापारिक बाधाओं और प्रतिबंधों को हटाना ही क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। इसका टॉपिक ढंग से एक बार परिभाषा को याद करें प्यारे विद्यार्थियों। सरकार द्वारा व्यापारिक बाधाओं और प्रतिबंधों को हटाना ही क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें किसको कहा जाता है? तो IMF और विश्व बैंक को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। गेट का पूरा नाम क्या है? जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC क्या है? तो जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है वो क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। निजीकरण क्या होता है? तो सरकारी उद्योगों को निजी क्षेत्रों को सौंपना क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। ध्यान रखना इसका। वीटो क्या है? इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। किसी भी निर्णय को अकेले रोकने की निषेधाधिकार शक्ति क्या कहलाती है? वीटो कहलाती है। रिंडा पेस्ट क्या है? तो ये आपको पता होगा 1890 के दशक में अफ्रीका में फैली एक मवेशियों बीमारी थी, रिंडा पेस्ट। इसको याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। अनुमोदित श्रमिक क्या होते हैं? तो वो होता है कि एक निश्चित समय के लिए अनुबंध पर काम करने वाले मजदूर क्या कहलाते हैं? अनुबंधित श्रमिक कहलाते हैं। G77 क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि विकासशील देशों का वह समूह जो नई आर्थिक व्यवस्था चाहता है वो क्या कहलाता है? वो क्या है भाई?
वो एक समूह है, सॉरी वो एक G77 का समूह क्या है, विकासशील देशों का एक समूह जो नई आर्थिक व्यवस्था करना चाहता है। कॉर्न लॉ क्या भाई, तो ये ब्रिटेन में अनाज के आयात पर रोक लगाने वाला कानून क्या कहलाता था, कॉर्न लॉ कहलाता था, इसको भी याद रखना। कैनाल कॉलोनी क्या होती है, पंजाब में नहरों के किनारे बसाई गई कृषि बस्तियां क्या कहलाती, कैनाल कॉलोनी कहलाती। औद्योगिकरण का युग, अब इस लेसन में देख लेते हैं 51 से 75 तक मैंने इसके पॉइंट्स बनाए हैं प्यारे विद्यार्थी औद्योगिकरण के युग वाले में, तो आप इसको देख लेना। फिर बात करते हैं कि पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, तो पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी आपको 1854 में मुंबई में स्थापित हुई थी। सब पहले पहली कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में। फिर बात करते हैं स्पिनिंग जेनी, तो 1764 में जेम्स हरगिप्स द्वारा ये इसका आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा, जेम्स हरगिप्स द्वारा आविष्कृत कताई की मशीन थी ये प्यारे विद्यार्थी, स्पिनिंग जेनी। फिर कहते हैं कि गिल्ड्स क्या है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिल्ड्स क्या है। उत्पादकों के वे संगठन जो कारीगरों को प्रशिक्षित करते थे वो क्या कहलाते हैं, गिल्ड्स कहलाते थे। फिर जेम्स वॉट के बारे में जान लेते हैं कि 1781 में भाप के इंजन में सुधार कर उसे पेटेंट कराया था, किसने, जेम्स वॉट ने। फ्लाइंग शटल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जॉन के द्वारा आविष्कृत बुनाई की तकनीक फ्लाइंग शटल कहलाती थी। गोमशता क्या है, देखो ये प्यारेदार थोड़ा गलत छप गया, गुमशता, ये गुमशता नहीं है, ये गुमशता है। ये कौन होता है, गुमशता कौन होता है प्यारेदार, तो कंपनी द्वारा नियुक्त एजेंट थे जो बुनकरों की निगरानी करते थे, वो क्या कहलाते हैं, गुमशता कहलाते थे। फिर आते हैं कि जोबर क्या थे, जोबरा नहीं है, गलत छपा, जोबर क्या थे, इसका क्या प्यारे विद्यार्थी, जोबर, जोबर है ये। मिलों में नए मजदूरों की भर्ती कराने वाले कौन थे, ये मध्यस्थ थे। आद्य औद्योगिकरण क्या होता है, तो कारखानों की स्थापना से पहले होने वाला उत्पादन क्या कहलाता, आद्य औद्योगिकरण कहलाता। अलूरी सीताराम राजू कौन थे, तो आंध्र प्रदेश के आदिवासी विद्रोही नेता थे अलूरी सीताराम राजू। फिर कहते हैं कि पिकेटिंग क्या थी, तो विरोध का वह रूप जिसमें दुकानों का रास्ता रोक लिया जाता था, वो पिकेटिंग कहलाती। बेगार क्या होती है, बिना किसी पारिश्रमिक के कराया जाने वाला काम बेगार कहलाता है। सत्याग्रह क्या है, सत्य की शक्ति पर आग्रह और अहिंसक विरोध, इसको याद रखना। खिलाफत आंदोलन क्या होता है, तुर्की के खलीफा के समर्थन में शुरू किया गया आंदोलन। शिमात गांधी, अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है शिमात गांधी, किसको कहा जाता है भाई, ध्यान रखना, अब्दुल गफ्फार खान को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अब्दुल गफ्फार खान। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। फुलर्स, कपड़ों को धोकर दबाकर साफ करने वाला कारीगर क्या था, फुलर्स कहलाता। कार्डिंग, कताई से पहले कपास या ऊन के रस्सों को तैयार करना कार्डिंग कहलाता था। स्टपलर क्या होती है, कि रस्सों के हिसाब से ऊन को अलग करने वाला व्यक्ति स्टपलर कहलाता था। याद रखना है पावर लूम, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे विद्यार्थियों, पावर लूम, इसको भी याद रखना पावर लूम को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कि बिजली से चलने वाला कर कहता है पावर लूम, ओके, बिजली से चलने वाला कर का पावर लूम कहलाता है। ईटीवी पॉल, ये क्या था, डॉन ऑफ द सेंचुरी संगीत पुस्तक के प्रकाशक थे ईटी पॉल। स्वदेशी आंदोलन क्या होता है, कि भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने वाला आंदोलन। जूट उद्योग के अंदर क्या होता है, कोलकाता में था, ये पश्चिम बंगाल में स्थित था। टाटा आयरन एंड स्टील, TISCO टिस्को, 1912 में उत्पादन शुरू हुआ था इसमें। फ्लाई शटल का लाभ किसको मिला प्यारे विद्यार्थियों, इससे उत्पादन गति बढ़ी और श्रम की क्या हुई, बचत हुई। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से, तो बंगाल और बम्बई प्रमुख केंद्र थे उस समय। मुद्रण संस्कृति और प्रमुख थी, अब क्या पढ़ेंगे हम, अब हम इस लेसन के क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। मुद्रण संस्कृति और इसके हम किसके देखेंगे, हम इसके देखेंगे, ये हमारा लेसन है, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों। मुद्रण संस्कृति और प्रमुख व्यक्तित्व 6 से लेकर 6 क्वेश्चन मैंने इसमें बनाई है टोटल। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, चीन में हुआ था। डायमंड सूत्र क्या है, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक ये है डायमंड सूत्र, याद रखना इसको। युवान गुटेनबर्ग, ये क्या था पैदा, तो युवान गुटेनबर्ग क्या था, तो ये था हमारा आधुनिक, ये रहा हमारा आधुनिक छापेखाना प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक थे ये युवान गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग की पहली पुस्तक क्या थी, तो बाइबल थी, याद है ना, गुटेनबर्ग की पहली पुस्तक क्या थी, बाइबल थी। मार्को पोलो चीन से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक यूरोप लाया था, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है भैया। ये क्या, मार्को पोलो कौन था, चीन से पहली वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक यूरोप से लाए थे। फिर आता आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, तो 1878 में भारतीय भाषाओं के प्रेस पर नियंत्रण हेतु ये लाया गया कानून था। संवाद कौमुदी क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजा राममोहन राय द्वारा 1821 में प्रकाशित ये एक पत्र था। गुलामगिरी क्या है, ज्योति फुले द्वारा लिखित पुस्तक है गुलामगिरी, 1871 में, ध्यान रखना, गुलामगिरी किसने लिखी थी, 1871 में लिखी थी ज्योतिबा फुले। अमर जीवन क्या है,
तो रस सुंदरी देवी की आत्मकथा, पहली भारतीय महिला आत्मकथा, ये पहली भारतीय महिला की आत्मकथा थी ये रस सुंदरी। वेलम क्या होता है भाई? तो जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह वेलम कहलाती है। चेप बुक्स क्या होती है? फेरी वालों द्वारा बेची जाने वाली सस्ती किताबें। बिब्लियो फ्रांस में छपने वाले नीले कंवर की सस्ती किताबें थी ये। गीत गोविंद जे द्वारा अर्जित ग्रंथ है ये। मार्टिन लूथर जर्मन धर्म सुधारक जिन्होंने चर्च की बुराइयों का विरोध किया था। फिर इन्विक्जिलेशन क्या थी? धर्मद्रोहियों को सजा देने वाली कैथोलिक अदालत थी, इन्विक्जिलेशन कहलाती थी प्यारे विद्यार्थियों। फिर है पांडुलिपियाँ, हाथ से लिखी की नाजुक और महंगी पुस्तकें होती थी। होसे क्या होती है? त्रिनाथ में मुहर्रम के जुलूस का स्थानीय नाम था वहाँ पे होसे। चटनी म्यूजिक क्या है? तो कैरिबी देशों में भारतीय प्रभाव वाली लोक संगीत शैली क्या कहलाती? चटनी म्यूजिक कहलाती थी। प्राची इसको ओरिएंट बोलते हैं इंग्लिश में। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित एशियाई देश है ये। केसरी क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित मराठी अखबार था ये केसरी। गोवा में छपाई पुर्तगाली ईसाई मशीनों द्वारा शुरू की थी। गोवा में छपाई किसी द्वारा शुरू की गई थी? तो ध्यान रखना, पुर्तगाली जो ईसाई मशीन थे ना, जो हम धर्म का प्रचार करते हैं, उनके द्वारा शुरू की गई थी। हिक्की का बंगाल गजट भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था ये। भारत का पहला समाचार साप्ताहिक समाचार पत्र था कौन सा? हिंदी का बंगाल गजट। तुलसीदास कौन थे भाई? तो रामचरितमानस का पहला मोदी संस्करण 1810 में आया था तुलसीदास द्वारा। फिर आता मदरलैंड, मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित अकबर था ये मदरलैंड। और ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं लेखक थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कौन थे फिर विद्यार्थियों? तो बंगाल में स्थानीय भाषाओं के मुद्रण की समर्थक थे ये। फिर बात करते हैं लाहौर अधिवेशन की। तो 1929 में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। फिर बात करते हैं चौरी चौरा कांड की। तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 में, जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होगा ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था। रॉल्ट एक्ट क्या है? तो 1919 का दमनकारी वाला काला कानून था रॉल्ट एक्ट। फिर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे आज की महत्वपूर्ण क्लास थी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप इसका आराम से अध्ययन करें। और अब आज की क्लास में इतना ही। अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके कुछ और इकोनॉमी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और फिर आपके पेपर दर्द देखेंगे हम किसके, आपके मैप के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर का आपके एग्जाम में मैप आता है। यानी कि 1 शॉट रिविजन आपका पूरा एसएस का मैं कराऊंगा। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखें हमारी क्लासेस को, ताकि आप एग्जाम में क्या कर सकें, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। चलो फिर विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।